मैं आज नगरीय विकास और आवासन विभाग की मांग संख्या 29 पर चर्चा के दौरान जो लगभग 25 माननीय सदस्य आज जो यहाँ पर बोले हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। बहुत उपयोगी भी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं। उन सुझावों का भी मैं स्वागत करता हूँ और संभव होगा जहाँ तक आपने जो कटौती प्रस्ताव मुझे दिए हैं, मैं उनका जवाब आपके पास भेजूँगा। कुछ का जवाब भी यहाँ दूंगा, लेकिन इतना लंबा जवाब नहीं दे सकता। ऐसा अभी तक तो एक मोशन का जवाब नहीं आया, जो यहाँ रोज कहते हैं कि परसों आ जाएंगे, परसों आ जाएगा सब, आ जाएगा। एक भी डिपार्टमेंट। अब मेरे जवाब की इंतज़ार करिए आप। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर सदन के नेता और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का धन्यवाद अर्पित करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बजट में जो चमत्कारिक और ऐतिहासिक बजट जनता को दिया, उसमें गरीब से लेकर के और हर तरह के वर्ग के लोगों को जो है जिस प्रकार से ध्यान में रख कर के विकासोन्मुख जो बजट दिया गया, उससे उन सब निश्चित तौर पर राजस्थान की प्रगति का एक अवसर जो है अग्रसर होगा। 2021 प्रशासन शहर की ओर की बाबत माननीय सदस्यों ने काफ़ी बात करी और आज लाहौटी साहब जो कोट जयपुर के मेयर रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी मेयरशिप के दौरान एक पट्टा नहीं बांटा और पट्टा क्या होता है, पट्टे का प्रारूप भी नहीं देखा। उन्होंने ये कह दिया कि साहब आपने कुल मिलाकर के इतना सा पट्टे बांटे हैं, आप 10 लाख का लक्ष्य कैसे पूरा करोगे। मैं आपको फिर चैलेंज करता हूं कि 2,27,667 पट्टे बांटे गए हैं 2 अक्टूबर से लेकर के अभी तक। बीच में कोविड आ गया और कोविड के बाद में हाई कोर्ट का डबल बेंच का स्टे आ गया। अगर वो हाई कोर्ट के बेंच का स्टे नहीं आता तो आज हम कम से कम भी 5 लाख तक पहुंचते आराम से। और अब आप देखना हमारी प्रगति क्या होती है, आगे क्या होता है, क्योंकि अब हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में हो चुका, जनता के पक्ष में हो चुका। जो जनता जिस प्रकार से पट्टा चाहती थी, वो पट्टा जो है उसको आराम से मिला करेगा। आपने वो फिगर नहीं दी कि नगर पालिकाओं के पास और यूआईटीज के पास और प्राधिकरण के पास कितनी एप्लीकेशंस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जिन पर फैसला नहीं हुआ। आपने वो फिगर भी नहीं दी, वो फिगर भी गलत दी कि साहब इतने पट्टे बांट दिए। मेरी फिगर लिख लीजिए, 2,27,667 पट्टे बढ़ चुके हैं और कम से कम भी 4 लाख एप्लीकेशंस जो हैं विभिन्न संस्थाओं के पास आज भी पड़ी हुई है। वो सिर्फ इसलिए पड़ी हुई थी कि क्योंकि हाई कोर्ट की रोक के वजह से कि साहब आप इसमें नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते। लंबी बात में नहीं जाना चाहता। उन चीज़ों की हमने अपील करी और सीजे की डबल बेंच से जो है वो हमारे पक्ष में फैसला हुआ। अब हम जो है इसीलिए एक नया एक्ट ला रहे हैं कि 17/6/99 के बाद में भी जो 31 दिसंबर 2021 तक उसकी कट ऑफ डेट दे दी। अब कट ऑफ डेट देने पर जो 31 दिसंबर 2021 तक जिसने मकान बना लिया हो, अगर उसको वाजिब हक बनता है तो उसको निश्चित तौर पर पट्टा बटेगा। इस प्रकार के 4 लाख से भी ज़्यादा पेंडिंग जो एप्लीकेशंस जो हैं, फाइल जो हैं, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं आज की तारीख में। इसी के साथ साथ पट्टे के लिए ही नहीं था सिर्फ ये प्रशासन संघ की ओर। लाहौटी साहब, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें और भी कई काम हो रहे हैं। अन्य सेवाएं जैसे भवन निर्माण की स्वीकृति, नाम हस्तांतरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, लीज आदि के, इनके भी कुल मिलाकर के 10,62,790 आवेदनों का भी निस्तारण किया जा चुका है। राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा भी पहली बार राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा भी विभिन्न सेवाओं के 4,707 आवेदनों का निस्तारण किया गया है। प्रशासन शहर की ओर की छूटें देखिए आप। राजस्थान जब से बना आज तक सरकारें हमारी भी रहीं, सरकारें आपकी भी रहीं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इतनी छूट
उन मकान मालिकों को, उन रिहायशी करने वालों को नहीं दी होगी जितनी की ये छूट दी गई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि किस प्रकार की छूटें कोई सरकार दे सकती है। क्या प्रदेश, ये प्रदेश ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे देश में, किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की छूटें जो है वो नहीं दी गई हैं, जो प्रीमियम दरों में छूटें मिलनी चाहिए। बैठिए प्लीज, बैठिए। कासरिया साहब, 2021 के तहत कृषि भूमि की प्रीमियम दरों की छूट का तुलनात्मक विवरण अर्ज करता हूं मैं आपसे। पहले 200 मीटर तक पूर्व की दर प्रति वर्ग मीटर 280 रुपये तय थी। कहाँ थी? निगम के क्षेत्र में, जिसमें प्राधिकरण भी आ गया और न्यास भी आ गया। जैसे जयपुर है तो जयपुर में निगम का क्षेत्र है तो प्राधिकरण है, कोटा है, उदयपुर है तो यूआईटी भी है और निगम भी है, और वो आपका निगम भी है। उनमें 280 रुपये की रेट थी। अब हमने 200 वर्ग मीटर को बढ़ा करके तो कर दिया 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर तक की जो छूट दी गई है वो 280 रुपये के बजाय में सिर्फ 100 रुपये कर दी। 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर की छूट दी है, 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर की। इसी प्रकार से परिषद के क्षेत्र में, जहाँ पर न्यास भी होता है, परिषद भी होती है, नगर परिषद भी होती है, वहाँ पहले रेट थी 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर, वहाँ सिर्फ 75 कर दी। नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ पर 120 की रेट थी, 120 रुपये पर मीटर, वहाँ पर सिर्फ 50 कर दी। इसी प्रकार से 200 वर्ग मीटर से अधिक के जो प्लॉट थे उनमें जो पहले रेट थी निगम के, प्राधिकरण के और न्यास के क्षेत्र में 380 रुपया, उसको घटा करके 500 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर सिर्फ 380 के बजाय 200 कर दी। इसी प्रकार परिषद और न्यास क्षेत्र में रेट 200 वर्ग मीटर से जो अधिक 500 वर्ग मीटर तक से अधिक की जो थी वो 280 से एक घटा करके 150 कर दी। पालिका क्षेत्र में 180 से घटा करके 100 कर दी। वाणिज्यिक भी ले आए, आप कॉमर्शियल में भी घटाया है। कॉमर्शियल में ही नहीं घटाया बल्कि उद्योग इंडस्ट्रियल में भी घटाया और इंस्टीट्यूशन में भी घटाया, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट में भी घटाया। निकाय क्षेत्र में 200 मीटर तक की जो पहले छूट थी, वो पहले जो दर थी वो 1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, उसको घटा करके सिर्फ 200 रुपये कर दी। कहाँ 1100 और कहाँ 200। इसी प्रकार से परिषद क्षेत्र में 740 की रेट थी, 740 रुपया प्रति वर्ग मीटर की, उसको घटा करके सिर्फ 100 कर दी। पालिका क्षेत्र में 460 थी, उसको 75 कर दी। इसी प्रकार से 200 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक के जो प्लॉट थे उनकी रेट थी पहले 1470, उसको घटा करके 400 कर दी निगम के क्षेत्र में, निगर प्राधिकरण या यूआईटी। और परिषद के क्षेत्र में 1100 से घटा करके 300 कर दी और पालिका के क्षेत्र में 660 से घटा करके 200 कर दी। इसी प्रकार ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक संस्थाएं की दरों में भी भारी कमी की गई है। यही नहीं, इसके अलावा भी और कई प्रकार की छूटें दी गई हैं। अग्रिम 10 वर्षीय लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि पर 60% छूट एवं ब्याज में 100% की छूट प्रदान की गई है। 300 वर्ग मीटर तक के आवासों पर G+1 भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क जो 500 रुपये और 300 वर्ग मीटर से अधिक में 500 रुपये वर्ग मीटर तक जो 1500 रुपये किया गया है, कुल मिलाकर के वह न्यूनतम 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की थी। बिल्डिंग प्लान पास करवाने के लिए राठौड़ साहब 500 रुपये लगते थे, 300 मीटर से ज़्यादा तक के, और 300 मीटर से ज़्यादा और 300 मीटर से अधिक 500 वर्ग मीटर तक के लगते थे 10,000 रुपये लगते थे, और ज़्यादा 50,000 रुपये लगते थे। अब सिर्फ लगेंगे आपके 500 रुपये और 1,500 रुपये। नाम हस्तांतरण में देख लीजिए आप, नाम हस्तांतरण में 3,000 वर्ग मीटर तक 1,000 रुपये ये रेट कर दी। 3,000 वर्ग मीटर का मकान है, नाम बदलवाना चाहते हैं, हस्तांतरण ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं
तो पहले लगती थी आपके 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से प्रारंभ होकर के 25 रुपये पर मीटर तक लगती थी। अर्थात 300 वर्ग मीटर के भूखंड पर 4500 रुपये लगते थे और 300 वर्ग मीटर से ज़्यादा पर 4000 से लेकर पूरे 10,000 रुपये तक लगते थे। उनको घटा करके सिर्फ 1000 कर दी। EWS, LIG, MIG A, MIG B और HIG के आवासों में भूखंडों में बकाया किस्तें और मूल राशि अभियान अवधि के दौरान एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी की 100% छूट दे दी गई है। रियायती दरों पर आवंटित भूखंडों के 10 वर्ष पूर्व बेचान पर शास्ति में 50% की छूट देते हुए आरक्षित दर की 5% के बजाय 2.5% और 5 वर्ष पूर्व के बेचान पर 10% के बजाय में सिर्फ 5% की छूट दे दी गई है। 5% ही लगेगा। और ये पहली बार हो रहा है। फ्री होल्ड का पहले कभी नहीं सुना होगा, 99 साल ही सुने होंगे, लेकिन ये फ्री होल्ड पहली बार। फ्री होल्ड पट्टा लेने पर पुनर्ग्रहण शुल्क में 75% की छूट प्रदान की गई है। मूल राशि जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट प्रदान की गई है और पट्टे के पश्चात 3 वर्ष तक पुनर्ग्रहण शुल्क देना नहीं होगा। और फिर यह पहली बार हो रहा है कि भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50% की छूट प्रदत्त की गई है कि राशि एक मुश्त जमा कराने पर 5% की छूट तथा राशि एक वर्ष में 4 किस्तों में जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। ये पहले नहीं था। और यह भी पहली बार हो रहा है कि आवासीय और औद्योगिक भूखंडों के उपविभाजन और पुनर्गठन पर लगभग 60% की छूट प्रदान की गई है। नियमों में निर्धारित ब्याज दर को 15% से घटा करके 9% कर दिया गया है। 15% ब्याज जो लगता था पहले, अब 9% कर दिया गया है। निकायों की योजनाओं में खांचा भूमि आवंटन आरक्षित दर की 2 गुने के स्थान पर आरक्षित दर 10%, DLC रेट की 10% जो भी कम हो वो ले ली जाएगी। इसी के अलावा अतिरिक्त BSUP शुल्क और अपंजीकृत दस्तावेजों की एक्सटर्नल EDC जो चार्जेज लगते थे और IDC के जो चार्जेज लगते थे उनमें भी काफ़ी छूट दी गई है। कोविड-19 के द्वितीय लहर के तेजी से बढ़ते हुए ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए राज्य के नगरीय निकायों में ऑक्सीजन प्लांट के स्थापित किए गए और करीब 119 में से 115 ऑपरेशनेबल हो गए और बाकी जो है 2 महीने के अंदर ये सब कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे। इससे 120 मेट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन पैदा होगी। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कोरोना काल में सामान्य जनजीवन की रक्षा और विभिन्न कार्य संपादित किए। द्वितीय लहर में जब जनता को इलाज की समस्या का तो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा राधा स्वामी सत्संग व्यास भवन बीलवा में 2000 बेडेड कोरोना केयर सेंटर की स्थापना अल्प समय में की गई थी। 10 जिले, जयपुर 11, ये ऑक्सीजन प्लांट जहाँ लगे हुए बता रहा हूँ मैं आपको मोटे तौर पर। जयपुर में 11, कोटा में 20, जोधपुर उदयपुर 5, भीलवाड़ा 3, बीकानेर 4, भरतपुर 3, बाड़मेर 1, अलवर 3, अजमेर 3, 55 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मॉडल भवन निर्माण मतलब ये बिल्डिंग बायलास को बदला गया। टाउनशिप पॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास के बाबत संयम लोढ़ा थे, उन्होंने उठाई थी ये बात मुख्यमंत्री जन आवास की। है आपने उठाई थी? उठाई थी। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 इत्यादि में आम जन की सहूलियत हेतु आवश्यकता के अनुसार विद्यमान नए प्रावधानों का समायोजन किया गया है। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में 500 वर्ग मीटर से लेकर के 2500 वर्ग मीटर तक अगर कोई भूखंड है तो उसको
किसी भी नगर पालिका या परिषद या आपके निगम में या जयपुर विकास प्राधिकरण में या किसी यूआईटी में नक्शा पास करवाने की जाने की जरूरत नहीं है। 500 वर्ग मीटर से लेकर के 2500 तक वो जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है उससे सर्टिफिकेट ले कि साहब ये नक्शा बनाया गया है, ये बिल्कुल बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंगली है। अगर वो कर देगा तो कागजात और नक्शा वगैरह सब पेश कर देगा, और जो शुल्क लगता है, जो भी फीस लगती है, वो फीस वहाँ पर ड्राफ्ट बैंक में उसको जमा करा देगा, चालान भर के जमा करा देगा, तो उसको कहीं पर भी जाने की अब आवश्यकता नहीं रही। जो सबसे बड़ा झगड़ा था सब मकान की इजाज़त नहीं मिली, मकान की इजाज़त नहीं मिली, हमने खूब इंतजार कर लिया, लेकिन अब बना लिया तो अवैध बन जाते थे कई बार। बड़े शहरों में 18 मीटर की ऊंचाई और छोटे शहरों में 15 मीटर की ऊंचाई की प्रक्रिया के सरलीकरण के दौरान के तहत अनुमोदन हेतु पंजीकृत वास्तुविदों को अधिकृत कर लगभग 76 वास्तुविदों का पंजीकरण किया जा चुका है। नाम हस्तांतरण, रजिस्ट्री, ईज होल्ड से फ्री होल्ड, एनओसी, नल बिजली ऋण विक्रय इत्यादि के प्रकरणों में मौका निरीक्षण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। राठौड़ साहब, होता क्या था? होता ये था कि जब मुझे किसी चीज़ के लिए मुझे एनओसी लेनी पड़ती, मान लीजिए बैंक लोन के लिए एनओसी लेनी पड़ती, या बेचने के लिए एनओसी लेनी पड़ती, बेचान के लिए नगर पालिका में मैं जाता तो जेईएन से मिलता। जेईएन जो कंसर्निंग ऑफिसर जेईएन कहता कि मैं मौका देखूंगा। चल साहब मौका देख लो। मौका देखने आया तो उसने कहा कि तो बिल्डिंग प्लान लाओ तुम्हारा, तो साहब बिल्डिंग प्लान दिए रहा साहब, तो कि इसमें ये बालकनी तुमने निकाली है, बालकनी नहीं इसमें नहीं है, तो मैं नहीं मिल सकता। तो उन्होंने साहब कैसे मिलेगा? कि मैं घर पे जा रहा हूँ, आ जाओ पीछे पीछे, मिल जाएगा। ये होता था। तो ये हमने बाकायदा आदेश निकाल करके ये पाबंदी लगा दी कि अगर कोई व्यक्ति हस्तांतरण, रजिस्ट्री, लीज होल्ड से फ्री होल्ड और एनओसी लेने के लिए आता है, चाहे वो नल की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे ऋण की हो, चाहे विक्रय की हो, तो कोई भी आदमी मौका नहीं देखेगा। और अगर कोई अधिकारी मौका देखने का आदेश देता है तो वो भी सस्पेंड होगा और जाने वाला भी सस्पेंड होगा। आवासन मंडल की बात हुई, आवासन मंडल की आपने भी बात करी लाहौटी साहब। आप तो बंद करने वाले थे आवासन मंडल को, ये तो बंद करने वाले थे। ये तो ताला ही नहीं मिला बस। हमारे प्रतिपक्ष के आदरणीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ये बात तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जिस आवासन मंडल को आपकी सरकार बंद करना चाहती थी, आज वो सफलता की नई इबारतें लिख रहा है। दिसंबर 18 में जब हमने काम संभाला था, तब हाउसिंग बोर्ड का बैलेंस कुल मिलाकर के 238 करोड़ रुपया था, और हालत ये थी कि तनख्वाह बांटने के लिए भी अपनी एफडी तोड़वाना पड़ता था आवासन मंडल के अधिकारियों को। हालत ये थी। इन 3 सालों में हाउसिंग बोर्ड ने कुल मिलाकर के 3,750 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया, और आज की तारीख में भी हाउसिंग बोर्ड के बैंक में जो खाते में जो पैसा जमा है वो करीब 2500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और 500 करोड़ रुपए के काम आज भी जो है विकास के काम हाउसिंग बोर्ड ने हाथ में ले रखे हैं। विकास के काम, मंडल के मकानों को लेने के लिए आम आदमियों को रुचि नहीं थी। लगभग 20,000 मकान आवास बिना बिके पड़े हुए थे। ये मुख्यमंत्री की सोच थी। उन्होंने कहा ये 20,000 मकान जिनके दरवाजे खिड़की खोल करके ले गए लोग, इनको निपटाओ, कैसे भी निपटाओ। 50% से 20% से लेकर के 50% तक जो भी कम देता हो ले और बेचो। आज नतीजा ये रहा कि सिर्फ 5,000 मकान रह गए 20,000 में से। 5,500 मकान बिना बके रह गए। वो उम्मीद है कि कुछ महीनों में ये भी निकल जाएंगे। एक बात बताओ राठौड़ साहब, अगर ये हाउसिंग बोर्ड बंद हो जाता तो
है? रोटी बंद नहीं होती? क्या हो जाता तो? नहीं, रोटी तो बंद नहीं होती, लेकिन घर का दरवाज़ा तो बंद हो जाता ना। वो ऐसे हो जाता कि ये हाउसिंग बोर्ड की बदौलत है कि जो शानदार आवास बन रहे हैं यहाँ पर, ये हाउसिंग बोर्ड के बदौलत है। क्या वो मिल पाते? अगर ये बंद हो जाता तो क्या मिल पाते वो आवास? सभी सारे बेनिफिशियरी हाउसिंग बोर्ड के। विधायक आवास परियोजना मूर्त रूप ले रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो आपकी सोच ही नहीं थी। ये तो मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी बनाओ, आज बन रहा है, आप बता रहे थे उसमें। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप तो धन्यवाद दीजिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का, जिनकी आवाम में खुद को आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता और राजकीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उनकी सोच, आवासन मंडल को ही जो है आज उन्होंने खड़ा कर दिया। 1998 में हालत ये कि ये जेडीए की थी, जब 1998 में हमारी सरकार बनी थी तो जेडीए की भी हालत आप यही छोड़ के गए थे। 93 से लेकर के 98 तक के दोषी आप हो, आप भी उस कैबिनेट में मेंबर थे। क्या हालत थी? आप लोग खुद कहा करते थे कि ये जेडीए तो सफ़ेद हाथी है। 98 में हमने संभाला, और संभालते ही कितने विकास के काम किए। पूरे जयपुर में जो है जेडीए के द्वारा विकास के काम किए। और आर्थिक स्थिति जो कर्जा छोड़ के गए थे आप, कर्जा तो आज भी छोड़ के गए हो आप। 1802 सुन रहे हो ना लाडो जी, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का कर्जा आज भी छोड़ के गए थे आप, जब हमने 2019 में सत्ता संभाली जब। और आज स्थिति देखो जेडीए की क्या है, बताता हूँ मैं आगे आपको। लीग से हट करके हाउसिंग बोर्ड आपने पढ़ के बताया था कि हाउसिंग बोर्ड किस लिए का लक्ष्य क्या था, क्यों हाउसिंग बोर्ड का गठन किया गया, मकान बनाने के लिए। लेकिन अब वो वही हाउसिंग बोर्ड मकान भी बना रहा है और अपनी लीग से हट करके दूसरे काम भी कर रहा है। चौपाटियां बन रही हैं, 5000 आदमी रोज जाता उन चौपाटियों पे, 5000 आदमी। ये आपका कोचिंग हब, अब ताली बजा रहे हो जब कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर विस्तृत योजना परियोजना के रिपोर्ट के अनुसार योजना में कुल 319 करोड़ रुपए के हैं। इसके निस्तारण से मंडल को करीब 450 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। सिटी पार्क मानसरोवर आप ही का, आप भी मौजूद थे, 70 करोड़ रुपए में बन रहा है। फाउंटेन स्क्वायर मानसरोवर में ही, सांगनेर में नहीं बन रहा। लेकिन आपने जितनी भी बात आज कही है ना, वो सांगनेर की कही है। अब मैं मानसरोवर में जाके घर घर आवाज दूंगा कि लाहौटी ने तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं बोला। फाउंटेन स्क्वायर लगभग 14 करोड़ रुपया, प्रतापनगर चौपाटी 14 करोड़, प्रतापनगर और मानसरोवर छोटे शहरों में आवासीय योजना प्रारंभ की गई और जो 5864 मकानों का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। 7 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के तहत 4500 आवासों का द्रुत गति से निर्माण कार्य चल रहा है। जयपुर में 4 नए बाजार बनाना तो हाउसिंग बोर्ड का काम नहीं था ना। लेकिन आप देखिए, आयुष मार्केट, आतिश मार्केट, झूलेलाल तिब्बती मार्केट, मानसरोवर और राणा सांगा मार्केट प्रतापनगर का विकास भी जो है हाउसिंग बोर्ड ही कर रहा है। गरीबों के लिए करीब 1200 दुकानें बनाई गई हैं ताकि गरीब जो है रोजगार से लग जाए। 2021 में अभी नगर पालिकाएँ बनाई गई हूँ, तो आपको मालूम ही है कि इस बार 20 नगर पालिकाओं का, अब इनको बोलने से कोई फायदा नहीं, लंबी बात हो जाएगी। रोहित बोहरा ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान जिस सोच के अनुसार आज तक बनाया जाता है, उस सोच को बदलना पड़ेगा।
नई सोच के तहत में जो है इस पर काम करें कि मास्टर प्लान कैसा होना चाहिए, वो आज की ज़रूरतों को देख करके जो है उस मास्टर प्लान को बनाया जाना चाहिए। तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लोगों ने तैयार किए हैं, मास्टर प्लान सिर्फ लैंड यूज़ प्लान या सेक्टर रोड प्लान ही बन करके न रह जाए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये आज ही तय होना चाहिए कि अगले 25 से लेकर के 50 साल तक के शहर तक हमारा शहर किस प्रकार का दिखे, हमारे शहर अपनी ज़रूरतों को हम कैसे पूरा कर सकें, कौन से बिजनेस यहाँ पर बढ़ेंगे, कितने रोजगार यहाँ पर पैदा होंगे, लोगों की दिनचर्या किस प्रकार से सुगम होगी, कौन सी गतिविधियाँ यहाँ पर होंगी और कहाँ होंगी। मास्टर प्लान सिर्फ एक नक्शा ही नहीं होता, न तो मास्टर प्लान एक नक्शा होता है, न मास्टर प्लान कोई बाइबल होता। जो लोग ये कहते हैं ना कि मास्टर प्लान में चेंज कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल हो सकता है। बाइबल नहीं है मास्टर प्लान, ज़रूरत के माफिक बदलता रहता है, लेकिन कम से कम बदलाव आवे और जितनी ज़रूरत पड़े उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अगर कोई बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर वो मास्टर प्लान बेस्ट मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान अभी तो मास्टर प्लान ये तय होना चाहिए कि शहर की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन आदि कैसे संचालित होंगे। मास्टर प्लान ये भी तय करेगा कि क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी और क्या मोबिलिटी होगी, कैसे डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी आएगी, हमारी धरोहर में हमारी परंपराओं को हम किस प्रकार से संग्रहित करके आगे ले चलेंगे, आगे लेकर जाएंगे। मास्टर प्लान इसी दिशा में ये सब चीज़ें तय करेगा, तब जाकर के मास्टर प्लान का सही यूज़ हो पाएगा। मास्टर प्लान को इन सभी पहलुओं को सम्मिलित करना चाहिए। लैंड यूज़ सिर्फ कॉमर्शियल रेजिडेंट, लैंड यूज़ में सिर्फ आज होता क्या है, लैंड यूज़ में क्या होता है, ये रेजिडेंशियल है, ये कॉमर्शियल है, ये इंडस्ट्रियल है, ये इंस्टीट्यूशनल है, ख़त्म। जबकि ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ के लिए हम उसको जो है आइडेंटिफाई करें कि साहब यहाँ पर यही एक्टिविटी होगी और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कितना रोजगार मिलेगा, कितना बिजनेस बढ़ेगा, कितनी शिक्षा मिलेगी। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ केंद्रित होनी चाहिए, जैसे मेडिकल एक्टिविटी है, फैसिलिटी, रिटेल, स्मॉल कॉमर्शियल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ऑफिसेस आदि, इन सब का शहर का विकास तरीके से हो सकेगा। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को चिन्हित किया जाना चाहिए। मास्टर प्लान में बनेगा शहर का वाटर मैनेजमेंट भी इसी में शामिल होना चाहिए कि हमारा वाटर मैनेजमेंट क्या है। यह तय करेगा कि शहर की इको फ्रेंडली सिटी किस प्रकार, हर किसी भी शहर को आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर किसी बात की है तो इको फ्रेंडली सिटी बनने की है। पर्यावरण जिस तरीके से बिगड़ने पर उतारू है, तो इस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। मास्टर प्लान में शहर का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का प्लान होना चाहिए, सैटेलाइट टाउन डेवलपमेंट और उनकी कनेक्टिविटी। यहाँ बोले आप कई माननीय सदस्य भी बोले थे कि कनेक्टिविटी होगी और सैटेलाइट टाउन्स अगर बनेंगे, जैसे चोमू है, बस्सी है, शिवदासपुरा है, वगैरह वगैरह, ये सब अगर बनते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जिस प्रकार का जो जयपुर में अर्बनाइजेशन होता जा रहा है वो कम से कम हो पाएगा। माइग्रेशन जो है बाहर से जो हो रहा है वो कम से कम होगा। जयपुर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है, क्योंकि गांव से लोग बाग जो है वो आ करके जो है शहर में सारी सुविधाओं के वजह से शहर में आकर के रहना चाहते हैं। वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए मास्टर प्लान में रिंग रोड की तर्ज पर ग्रीन रिंग्स बनाने का प्रस्ताव आना चाहिए। वर्टिकल और हाई राइज डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान में अलग स्थान निर्धारित होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार के नक्शे भी पास हो जाते हैं कि पुरानी बस्ती है और पुरानी बस्ती में सब मकान 1 मंजिल 2 मंजिल 1 मंजिल 2 मंजिल के हैं और वहाँ पर ही कोई हाई राइज बिल्डिंग आकर के खड़ी हो जाती है, तो गलत होता है। इसलिए हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, वो वर्टिकल बिल्डिंग्स के लिए एक अलग स्थान तय होना चाहिए कि वर्टिकल बिल्डिंग्स वहाँ पर ही जाएं। अब मैं
जयपुर विकास प्राधिकरण के बाबत कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बोली हैं। आपने तो बता ही दिया कि ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार में मूल चूल डूबा हुआ है, लेकिन लिख के किसी की शिकायत आज तक नहीं दी मेरे प्याही। न दोगे भी नहीं। मैं जानता हूँ जिन लोगों की आज आप यहाँ पर आप जिन लोगों के लिए के खिलाफ बोल रहे हो ना, उनके पास चुपचाप जाते मिलते हुए मैंने कई बार देखा है आपको। कई बार मैंने, एक ही बार नहीं कई बार। विधायकों की कमेटी बना दो साहब, विधायकों की। मैं तो चाहता ही नहीं, आप विधायकों की कमेटी बना दो। उनके दफ्तर में और उनके घरों पर जाते हुए मैंने देखा है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि शिकायत तो कर रहे हो, लिख के भी तो दो। इतनी हिम्मत भी रखो कि किसी अधिकारी का अगर मान लीजिए के खिलाफ आपके पास शिकायत आई है तो शिकायत को फॉरवर्ड कर दो। ध्यान आकर्षण लगाए हुए आप तो कल ही टेबल करवा लो। मेरा जो तो प्लीज बैठो। जब आपने जेडीए सौंपा था, कर्ज में डूबा हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, था ना। किस्तें चुकाने के लिए भी आवश्यक धन का उपलब्ध नहीं था। हमने इस स्थिति को सुधारते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया और उसके फलस्वरूप आज चहुमुखी विकास, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए की नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति जारी कर मौके पर कार्य प्रारंभ कर दिया। 750 करोड़ रुपए की सिविल लाइन पर रेलवे क्रॉसिंग 75 करोड़, रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग 94 करोड़ 95 लाख, राजभवन में संविधान पार्क 8 करोड़ 16 लाख, पृथ्वीराज नगर उत्तर में सीवरेज का कार्य 200 करोड़ रुपया, पृथ्वीराज नगर दक्षिण में पैकेज तहत सीवरेज कार्य 500 करोड़ रुपया। आपने प्रताप नगर के लिए भी बोला था, पृथ्वीराज नगर के लिए भी बोला था आपने। ये 200 और 500 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। बैठिए, सुनिए आप, सुनिए। B2 बाईपास जंक्शन टोंक रोड पर ट्रैफिक 161 करोड़ 39 लाख का सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य। जवाहर सर्किल पर ट्रैफिक सुधारीकरण सौंदर्यीकरण का कार्य 44 करोड़ 19 लाख। लक्ष्मी मंदिर जंक्शन टोंक रोड पर ट्रैफिक सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य 65 करोड़ 34 लाख। लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगाने का काम 2 करोड़ 54 लाख और गांधी दर्शन म्यूजियम 50 करोड़। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण का जो काम पूरे कर लिए, मैं एक मिनट में वही बता देता हूँ। गोनेर रोड पर विद्युतीकरण आरओबी, जयपुर सीकर रेलवे आरओबी, जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन सीतापुरा पर 6 लेन की आरओबी का निर्माण कार्य, बम्बाला चौड़ाईकरण, एलसी बस्सी जयपुर में अंडरपास 4 लेन आरओबी निर्माण और किशन बाग परियोजना। ये किशन बाग परियोजना को देखा आपने, शुरू तो आपके वक्त में हुई थी ये, लेकिन आपकी तो जैसे जिस प्रकार की आदत रही है ना पुरानी सरकार कि जाते वक्त शिलान्यास का पत्थर ठोक जाओ और 2-4 करोड़ रुपया खर्च कर दो। मेरी बात सुनो, बात सुनो। 50 करोड़ रुपए का प्लान है, मान लो तो 50 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, आज शिलान्यास होगा, शानदार फंक्शन हो गया, पट्टी लग गई और 5-1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और सरकार चल दी। कांग्रेस की सरकार आएगी, करेगी सारी अपना आप पूरा 45 करोड़ रुपया लगाएगा। जैसे किसानों का कर्जा आपने माफ़ किया ना, 8,000 की घोषणा करी, खर्च किया 2 करोड़, 2,000 करोड़ और 6,000 करोड़ अपने पे माथे पड़ गया है। तो वो ये किशन बाग को तैयार किया हमने। आज राठौड़ साहब 5,000 आदमी रोज 50 रुपये का टिकट कटवा करके वहाँ पर देखने जाते हैं उसके किशन बाग। आपने नहीं देखा, आप जरूर देखिएगा, मन प्रसन्न होगा आपका। 50 रुपये का टिकट कटवा करके 5,000 आदमी रोज देखने जाता है उसको।
वो वेडिंग पॉइंट बन गया एक तरह से, वो क्या कहते हैं उसको, जो काम आपने अब अधूरे छोड़े थे, जैसे सोडाला का तिराया 3-4 महीने लगेंगे, सोडाला से ये अम्बेडकर सर्किल वाला जयपुर सीकर रेलवे, ये भी 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। ध्रुवती नदी के लिए बार बार आपने कहा, ध्रुवती नदी का आपको मालूम ही नहीं है कि किस्सा क्या है। इतना, जब तक ध्रुवती नदी में जिस जगह से ये जनरेट वो हुई है आपके नाहरगढ़ के वहाँ से अगर इसमें पानी का प्रेशर अगर तेजी से नहीं है गिरेगा, तब तक ये जो है पानी जाम का जाम रहेगा, और वही आपका क्या नाम है, तरह तरह की बीमारियों के मच्छर वहाँ पर पैदा होंगे। एक डिफ़िकल्टी होती है, एक तो उसकी ढाल पूरी नहीं है, लेवल्स उसके लिए नहीं लिया गया पूरी अच्छी तरह से, पानी बहता नहीं है, जाम हुआ का वैसा स्टैंड रहता है, बिल्कुल पानी वैसा का वैसा, सारी प्रॉब्लम ये है। अब ये देहलावास में जो 250 करोड़ रुपए का हम STP बना रहे हैं, जो पहले बना हुआ था 75 करोड़ रुपए था, उस पर खर्च हो रहा है, और करीब करीब 200 करोड़ रुपया उस पर नए उस पर खर्च हो रहा है। वो बन जाएगा तब जाकर के आप कुछ उम्मीद करोगे इसका पानी निकलना चालू हो जाएगा। अब JDA का द्वारा आपने कहा मैं कोटा का UDH मंत्री हूँ, गलत नहीं कहा आपने, अच्छा कहा, मैं कोटा से ही हूँ, लेकिन आपका भी हूँ आपका भी हूँ। आपको खुशी होगी ये बात। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनिए प्लीज सुनिए। JDA ने भी आवासन मंडल जिस प्रकार से लीक के हट करके दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहा है, मेरा विभाग ने भी, चाहे वो LHC हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। आज JDA SMS में 456 करोड़ रुपए का IPD टावर लगा रहा है, IPD टावर और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका। 456 करोड़ रुपया खर्च करेगा उस पर। क्या कह रहे हैं? जम्मू की तरफ जिसमें विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारे द्वारा IPD टावर की परियोजना का कार्य हाथ में लिया गया है। 453 करोड़ रुपए का कार्य LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी कर दिया गया है। परियोजना का शिलान्यास किया जाकर के कार्य प्रारंभ किया जाएगा। SMS अस्पताल परिसर में निम्न चिकित्सीय सुविधाएं अतिरिक्त, आप मेडिकल मिनिस्टर रहे हैं और 1 साल इन्हीं, 2 साल इन्हीं, आप तो 5 साल रहे हैं, 5 या 6 साल रहे हैं शायद ना, हैं 12 साल हैं 8.5 साल। जिस दिन मान सिंह जी ने ये SMS हॉस्पिटल बनाया था, तब से लेकर के अभी तक कितने बेड का है ये अस्पताल? सिर्फ 2200 बेड का, 2200 बेड है इसमें। और हम जो ये बना रहे हैं IPD टावर, ये 1200 बेड का है, 1200 बेड का एक अकेला, जिसमें ऑपरेशन थिएटर होंगे 20, कैथ लैब हुई 4, OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर हो गए 100, मेडिकल मेमोरियल ही है 1, हेलीपैड होगा ऊपर 1, और नवीन मोर्चरी होगी 1। इसी के साथ साथ आपने जो 3-4 योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें शायद वेस्टवे वाले बताया, अपने वेस्टवे बहुत तगड़ा घोटाला है। मैं आपको फिर निवेदन करता हूं कि कृपया उसके बारे में जो कुछ भी आपकी जानकारी है मुझे लिख के दें, मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा
और मैं आपको आज सदन के सामने बैठिए, सदन प्लीज के बैठिए। सामने ये एश्योरेंस देना चाहता हूं एश्योरेंस को बैठिए। कि अगर आपकी बात सत्य निकली तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर। उधर ये चारों योजनाएं 98 से लेकर के 2002 तक जब मैं आपका यूडीएच मंत्री था तो ये मेरे द्वारा मेरे वक्तव्य की बनाई हुई हैं। मैं ये चारों योजनाएं, लोहा मंडी योजना सीकर रोड, वेस्टवे हाइट्स योजना अजमेर रोड, ट्रांसपोर्ट नगर योजना और सेंट्रल स्पाइन योजना, चारों जगतपुरा की चारों बनाई हुई थी। जब मैं आपके दोबारा से बैठा तब से मैं जब से परेशान था, मैंने कहा इन चारों योजनाओं का क्या हुआ, क्यों नहीं निपट रहा है। तो निपटाने के लिए जेडीए के जो सजेशंस आए थे उन सजेशंस पे हमने काम किया। सारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के नीचे तक की सबकी मीटिंग बुला करके तय किया कि इसको कैसे न कैसे निपटाया जाए। जब से 2000 की बनी हुई थी और आज 2022 में 22 में बैठे हुए हैं हम, उसको निपटाया किसी भी मतलब और निपटाने से आप ये देखिए कि कम से कम भी जेडीए को 2000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, इससे 2000 करोड़ रुपए का इन चारों योजनाओं को निपटाने से। अब निपटाने में भी अगर कोई गड़बड़ हो गई हो, किसी ने कर दी हो, तो मेहरबानी करके लिखित में दें और आकर के मुझसे डिस्कस करें। आप जैसा कहेंगे वैसी मैं इंक्वायरी करवा लूंगा। राजधानी जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म की दृष्टि से निम्न विकास कार्यों की मैं घोषणा करता हूं। कसानिया साहब ये बहस जो हो रही है वो यूडीएच के बारे में हो रही है। जरा नहीं हो सकता है आपको समझ में कुछ कम आया हो, माफ करना। घोषणा नंबर 1, जालाना लेपर्ड रिजर्व में लगातार बढ़ रही लेपर्ड की संख्या को देखते हुए खो नागोरियन वन खंड के पास स्थित आमागढ़ व लालबेरी वन क्षेत्र को जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के द्वारा विकसित किया जाएगा। नंबर 2, नारगढ़ जैविक उद्यान में लगभग 20 हेक्टेयर वन भूमि में जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के द्वारा विकास कार्य करवाया जाकर लायन सफारी की तर्ज पर टाइगर सफारी की भी प्रारंभ की जाएगी। नंबर 3, जयपुर शहर के मध्य स्थित वनखंड मोहाना की 244 हेक्टेयर भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के द्वारा वेटलैंड डेवलपमेंट एंड इको टूरिज्म के संवर्धन हेतु कार्य योजना की क्रियान्वित की जाएगी, जिससे कि 80 से अधिक प्रजातियों के माइग्रेटरी और रेजिडेंट्स पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और विकसित क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के द्वारा राजधानी जयपुर को और अधिक हरा भरा बनाने की दृष्टि से कपूर चंद कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर बीड़ गोविंदपुरा कालवाड़ रोड के लगभग 100 हेक्टेयर वन भूमि और बीड़ गोनेर के लगभग 160 हेक्टेयर वन भूमि को विकसित किया जाएगा। अब जो आप कहते हैं कि साहब जयपुर के लिए जेडीए ने क्या किया, जयपुर बटा हुआ है 14 विधानसभा क्षेत्रों में। जो जेडीए का क्षेत्र है वो 14 विधानसभा क्षेत्र में है। मैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में कितना पैसा जेडीए ने खर्च किया गया है आपको तो पढ़ के बता दूं, और ये आपका ही बता दूं। सांगानेर का बता देता हूं, 138 करोड़ 71 लाख 37,000 की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं और उस पर 203 करोड़ रुपया और 20 लाख स्वीकृतियां जारी हुई हैं। ये तो सॉरी, और ये व्यय हो नहीं कुल स्वीकृतियां जारी हुई हैं 203 करोड़ 20 लाख की, 20 लाख और 72 की। आपको इसकी डिटेल चाहिए, मैं डिटेल भेज दूंगा आपके पास। और वैसे तो आप आज जाते ही रहते हो जेडीए, जाके मांग लेना, हाँ मिल जाएगा। राजीव साहब भी विराजमान हैं। राजीव साहब, आपके क्षेत्र में 67 करोड़ 48 लाख 79 हज़ार
काम हुए हैं, 79 लाख के काम हुए, 79 लाख हज़ार के, सॉरी। रामलाल जी हैं? नहीं हैं सर। सतीश पूनिया साहब भी नहीं हैं। है? हाँ, कालीचरण जी है। ये लो आगे आगे पकड़ाई हुए हैं। आपके सबसे ज़्यादा माल आपने जेडीए का खाया है। 843 करोड़ 63 लाख और 39,000 ये स्वीकृतियां आपको प्राप्त हुई हैं। महेश जी की, महेश जी तो शहर में है ना, तो 49 करोड़। क्या कह रहे हो? आईपीडी टावर भी ये मेरे इलाके में ही है, वहाँ ही 453 करोड़ कर रहे हो आप। हैं? आईपीडी टावर भी मेरे क्षेत्र में ये 453 तो वही हो गया। हाँ, तो वो तो सब मिलके ही होता है। अजमेर विकास प्राधिकरण के बाबत नहीं, जयपुर सिटी की ये मैं बताना चाहता हूँ। पटेल साहब, एक मिनट में आपका ध्यान चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा मिला अपन को 4 सिटी वालों, जिसमें उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, सबको 500 करोड़ रुपए देने का वादा था केंद्रीय सरकार का। 500 करोड़ तो हर सिटी को उनको देना था और 300 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना था। बाकी जो 100 करोड़ रुपया है वो 100 करोड़ रुपया नगर निगम या प्राधिकरण जो भी है वहाँ पर यूआईटी वगैरह उनको देना था। आपने 500 करोड़ में से उदयपुर ने 490 करोड़ उठा लिया। राज्य सरकार का पूरा 300 करोड़ आपको मिल गया। अब होता क्या है साहब, दूसरी जगह नहीं मिला आपको, मिला दूसरी जगह तो सिर्फ 240 मिला। अजमेर को भी 240 मिला आउट ऑफ 500, और कोटा को भी 240 मिला, और इसके आपके उसको जयपुर को भी 240 मिला। होता क्या है कि साहब, जैसे मेरे यहाँ की प्रॉब्लम बताता हूँ कोटा की, कि जब ये पैसा आया तो 2-3 साल तक तो पड़ा रहा है, कोई प्लान ही नहीं किया, तय नहीं कर पाए कि क्या तो करना है क्या नहीं करना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही काम होता है, उसको चेंज तो कर नहीं सकते थे आप। तो जो ब्याज का पैसा हो गया, अब वो ब्याज का पैसा केंद्र सरकार मांग रही है। उन्होंने बाकायदा लिखित ऑर्डर कर दिया ये कि समझे कि जो ब्याज का पैसा जो भी है आप खर्च नहीं करोगे, सबके सब सिटीज वाले जो है हमारे यहाँ दोगे। हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इसमें कोई सारा पैसा आपका ही थोड़ी है, आपका तो सिर्फ आपका तो जितना पैसा आपका आपने दिया है उतना ही पैसा हमारा भी है, हमारा भी ब्याज ले जाओगे क्या? तो ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा फेस करना चाहिए, क्योंकि इससे हर सिटी को जो है कम से कम भी 50-60 करोड़ रुपए बचेगा अपना, वरना जब तो जाएगा। जयपुर में स्मार्ट सिटी के लिए जैसा मैंने बताया आपको 300 ये कुल मिला करके 722 करोड़ रुपए आया, जिसमें केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है, और यहाँ के जयपुर विकास प्राधिकरण का भी है। अजमेर में भी आया। अजमेर प्राधिकरण के द्वारा विगत 3 वर्षों में लगभग 12 करोड़ 57 लाख रुपए के व्यय कर विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण के काम किए गए, एक्सटेंशन किया गया, ऑक्सीजन पाइपलाइन वगैरह की, और 28 विकास कार्यों के लिए 114 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृतियाँ जारी की गई। मैं एक बात कह रहा था आपको, उदयपुर ने इसलिए किया कि उदयपुर ने जो पैसा यूआईटी को देना वो दे दिया, जो नगर पालिका को देना था वो दे दिया, हमने अपना शेयर दे दिया, और हमने जितना पैसा आपसे मिला उसका 90% हम खर्च कर पाए। ठीक है, आपने ये तो एक चारों शहर में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उस वक्त रुचि ली तो आपने ली, जिसके वजह से आज आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। हमारे यहाँ तो 2016 में पैसा आया, 2016 में पड़ा रहा, 17 में पड़ा रहा, 18 में पड़ा रहा, कुल मिला करके 30-40 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बाकी सब पैसा का पैसा वैसा का वैसा पड़ा रहा। ये तो 19 में जब मैं आया
मैंने आकर के कुछ न कुछ बदला बदली करी, सारे के सारे प्रोजेक्ट बदले, ये करे, और तब से खर्चा चालू हुआ वो। तो लेकिन आपने जैसा कहा कि साहब आपने सारा पैसा दे दिया, तब तो सारा पैसा हमने भी दे दिया, हमारे पे भी कोई बकाया नहीं है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 330 करोड़ रुपया 38 लाख रुपए के सड़क नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, विभिन्न योजनाओं के विद्युतीकरण वगैरह के काम किए गए हैं। इसी के साथ साथ लगभग 100 विकास के कार्य ऐसे चल रहे हैं जिन पर कि 504 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम की स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं। नगर विकास न्यास कोटा के बारे में, कोटा के बारे में जो भ्रांति है आपको, उसको दूर करना चाहता हूँ। कई बार कह भी चुका हूँ, कई बार मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोटा के मामले में एक सदन की कमेटी बना दें आप, क्योंकि मुझ पे ये आरोप लगते हैं। अध्यक्ष महोदय का आगे। बस सबका रास्ता समय पर जाता ही मानिए बंद करूं? कोटा का तो सुन लो साहब। कोटा का सबको मालूम है। जो चीज मालूम नहीं है वो बताना चाहता हूं। कोटा के बाबत, कोटा में आज, कोटा के बारे में प्रताप सिंह जी कुछ कह रहे थे। साहब कोटा के बारे में प्रताप सिंह जी कुछ कह रहे थे तो उनको भी वो है नहीं तो उनकी भी गलतफहमी दूर कर देता मैं। चूरू का पैसे कैसे लेंगे कोटा में आप? 39 करोड़ रुपए है चूरू का अमृत योजना का 39 करोड़ रुपए कैसे? आपने दिलवाए क्यों पूछ कर रहे हो? आप महोदय अन्याय किया इन्होंने। आपने दिलवाए बेटा, माननीय सदस्य आपने दिलवाया, आपके नॉलेज में माननीय। खैर मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता साहब। प्लीज लेट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोटा में आज 3673 रुपये के काम चल रहे हैं, और ये काम जो है सारे के सारे यूआईटी के माध्यम से हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया है 280 करोड़, 240 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मिला 240 करोड़ रुपया राज्य सरकार से मिला। ये छोड़ करके बाकी जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो सब नगर विकास न्यास के द्वारा इकट्ठा किया हुआ पैसा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भ्रांति चारों तरफ से फैल रही है, क्योंकि जिन लोगों को कोटा का विकास समझ में नहीं आ रहा या पच नहीं रहा, उनके पेट में कहीं ना कहीं दर्द है। उस दर्द को मिटाना निश्चित तौर पर जो है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप एक कमेटी बना दें सदन की और ये जांच करवा लें कि कोटा में ये पैसा कहाँ से, ये कोटा में जो खर्च हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे। माननीय मंत्री जी मदन दिलावर जी को अध्यक्ष बनाए साहब। अरे आवाज़ नहीं आ रही इसमें, ये आवाज़ नहीं आ रही। क्या बोला? ये काम मेरे दे दो, आप कुछ काम मेरे कर दो। तो जो काम चल रहे हैं उन कामों के बाबत मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि 36,673 करोड़ रुपए के जो वहाँ काम चल रहे हैं उसमें सिर्फ एक 550 करोड़ रुपए का काम ऐसा है जो RUIDP के द्वारा किया जा रहा है सीवरेज का। बाकी 3123 करोड़ रुपए के जो काम हैं वो सब UIT के द्वारा चल रहे हैं। और इसके साथ साथ करीब अभी उम्मीद भी करते हैं कि अगले एक साल के अंदर कम से कम भी 1200 करोड़ रुपए का जो है आय का प्लान जो है UIT के द्वारा बनाया गया है, जो 100% सक्सेस होगा। इसलिए और भी काम चलेंगे। मैं इसी के साथ
यूआईटी उदयपुर लगभग 143 करोड़ 60 लाख रुपए के व्यय किए गए सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य, अफोर्डेबल हाउस गृह निर्माणों और सड़कों एवं एलईडी लाइट्स, फ्लाईओवर निर्माण, अंडरपास निर्माण के कार्य आदि प्रमुख रूप से करवाए गए हैं। साथ ही 226 विकास कार्यों के लिए 125 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। भीलवाड़ा के लिए 90 कार्यों के लिए करीब 66 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। अलवर के लिए 161 करोड़ 41 लाख रुपए व्यय कर सड़कों का सुदृढ़ीकरण, सीवर निर्माण, एसटीपी निर्माण, मिनी सचिवालय परियोजना का शेष निर्माण, 141 विकास कार्यों के हेतु राशि 48 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। यूआईटी चित्तौड़गढ़ लगभग 19 करोड़ रुपए व्यय कर सड़कों का कार्य और पेराफेरी के गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण व भवन विस्तार, सड़कों के चौड़ीकरण और पार्कों का निर्माण कार्य 18 विकास कार्यों हेतु राशि 797 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। भरतपुर में 39 विकास कार्यों के लिए करीब 30 बड़े निर्माण कार्यों पूरे हो चुके हैं और प्रमुख रूप से मुख्य स्थानों पर विभिन्न कॉलोनियों के में सीसी सड़क, डामर सड़क निर्माण का कार्य साथ ही करवाया गया और 39 विकास कार्यों के लिए भी स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। गंगानगर में 15 करोड़ रुपए व्यय कर सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पार्कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण एवं विद्युतीकरण आदि के कार्य सम्मिलित हैं। साथ ही लगभग 75 विकास कार्यों हेतु लगभग 12 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी हुई हैं। बीकानेर में लगभग 23 कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी हुई हैं। यूआईटी आबू द्वारा विकसित 73 लाख रुपए व्यय कर विभिन्न विकास के कार्य करवाए गए हैं। साथ ही लगभग 7 विकास के कार्यों के लिए 60 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। 608 लाख मतलब 6 करोड़ सॉरी। यूआईटी सीकर 6 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय कर सड़कों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही लगभग 8 विकास कार्यों हेतु राशि 161 लाख की जो है स्वीकृतियां जारी की गई हैं। सवाई माधोपुर में 325 करोड़ रुपए की 325 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। जैसलमेर में 430 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। यूआईटी बाड़मेर में 42 लाख 35 हज़ार रुपये और 86 लाख 77 हज़ार रुपये की सड़कों की निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। यूआईटी पाली शहर में 2035 तक का मास्टर प्लान तदनुसार जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करके लागू किया जा चुका है। इसके अनुरूप विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। अतिरिक्त न्यास द्वारा आमजन को 95 बीघा भूमि श्री कृष्ण नगर आवासीय योजना तैयार की गई है। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा सहित 7 शहरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे कि वहाँ पर विकास के काम चलेंगे। मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए कई बार बात हुई। आपने रावटे जी ने बार बार सांगनेर जाने के लिए कहा कि साहब सांगनेर ले जाओगे जब भी जाके सक्सेस होगी। ये सांगनेर बात सही है कि मेट्रो की जो पहला जो सर्वे हुआ था उस वक्त श्रीधरन जो मेट्रोमैन के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हीं के द्वारा जो है एजेंसी नियुक्त की गई थी और उन्हीं के द्वारा जो है सारा का सारा निर्माण कार्य किया गया था। बीच में वो छोड़ करके चले गए थे, रिटायर हो गए, फिर कोई दूसरे आए, फिर तीसरा आए। आज जो कोई डीएमआरसी का कोई दूसरे अफसर ही काम कर रहे हैं वहाँ पर, उन्हीं के द्वारा जो है दूसरी डीपीआर भी बनाई गई है। जो 2 डीपीआर बनी है, वो एक बनी है कि बड़ी चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक की, और दूसरी डीपीआर बनी है सीतापुरा से लेकर के पानी पेस्ट तक की। अब उनमें से कौन सी फिजिबल होती है, कौन सी नहीं होती है, आगे जाकर के देखने की बात है। आरयूआईडीपी के द्वारा 2034 करोड़ रुपए के काम किए गए हैं। इस सरकार के कार्यकाल में पूर्व के मुकाबले 250% अधिक प्रगति दर्ज की गई है और 1751 करोड़ रुपए उसमें से व्यय भी किए गए हैं। जो पहले आपके समय में आरयूआईडीपी के द्वारा जो काम किए गए थे, उनसे 250% ज़्यादा काम हाथ में लिए गए हैं।
चतुर्थ चरण में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करवाया जाएगा। ट्रांच प्रथम में 3,076 करोड़ की लागत से कार्य प्रगतिरत है, जबकि 2100 करोड़ की लागत का ट्रांच द्वितीय एशियन विकास बैंक से ऋण स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है। ट्रांच प्रथम में 14 शहरों में सीवरेज और जल प्रदाय कार्य कराए गए हैं। 37 शहरों में सीवरेज का ड्रेनेज द्वितीय चरण के ट्रेंच द्वितीय में के अंतर्गत 37 शहरों में सीवरेज, ड्रेनेज, जल प्रदाय और शहरी सौंदर्यीकरण, हेरिटेज, सड़क इत्यादि के काम करवाए जाएंगे। 24 शहरों में 38 कार्यों हेतु राशि 2,059 करोड़ की DPR तैयार की जा चुकी है, जो एशियन बैंक से अनुमोदन की प्रक्रिया में है। उल्लेखनीय है कि 3 वर्षों में RUIDP के द्वारा अर्जित वित्तीय प्रगति जो है क्रमशः 435 करोड़, दूसरे साल में फिर 724 करोड़ और इस वर्ष 1,000 करोड़ रुपए अभी तक, जो कि RUIDP के इतिहास की सर्वाधिक है। अब मैंने अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाज़त हो तो मैं जो माननीय सदस्य बोले हैं उनकी बात का जवाब दूं। बहुत ज़्यादा हो गया। देगा ये सब माननीय सदस्य प्लीज, he's on leg, please, he is not yielded, please, आप सुन नहीं रहे क्या? मैं अंकित नहीं होगा, मंत्री पे लेग पे खड़े बोल रहे हैं, मतलब आप क्या ट्रेंड है साहब? अजीब है बिल्कुल, डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। करा जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहता हूं कि इनकी नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इनके आमदनी बढ़ाने के सोर्स के बारे में भी विचार करना चाहिए। कारण क्या है कि आर्थिक दबाव इतना बन रहा है कि तनख्वाह चुकाने की स्थिति भी नहीं है। तो हमको इस बारे में भी मैं चाहता हूं कि आज आप कोई न कोई इस बात को रखें। एक दूसरा, ये जो मैरिज गार्डन है, शहर छोटा और बड़े को सोचकर सबको 60 फीट पे कर रखा है, जबकि हमारा शहर इतना पुराना और छोटा है। 40 फीट पर भी कई गार्डन बने हुए हैं। चाहते हुए भी